दोस्तों बहुत स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के भागों के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते ही हैं कि पॉलिटी का जो सेक्शन होता है वो आपके किसी भी वनडे एग्जाम में काफ़ी स्कोरिंग रोल प्ले करता है। इस टॉपिक के कुछ फिक्स सेक्शन हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए इस टॉपिक को पूरी डिटेल में देखेंगे। तो हमने अपने पिछले वीडियो में संविधान की अनुसूचियों वाला जो वीडियो था, उसमें हमने संविधान को मेन 3 पार्ट में डिवाइड किया था। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है, तो यहाँ कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर हो सके। जैसे किसी दूसरी बुक में चैप्टर्स दिए रहते हैं, सेम वैसे ही हमारे संविधान में चैप्टर्स को संविधान के भाग कहकर बुलाया जाता है। इन भागों के अंदर ही अनुच्छेद दिए रहते हैं, यानी कि एक भाग में एक टाइप के रूल दिए रहते हैं और दूसरे भाग में दूसरे टाइप के रूल्स। और संविधान की भाषा में इन रूल्स को अनुच्छेद कहा जाता है। टोटल 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। हालांकि इनकी काउंटिंग तो 25 है। देखते हैं किस तरीके से 25 है और उनकी क्रम संख्या अभी भी 22 है। और अनुच्छेद भी हमारे 450 प्लस हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो क्रम संख्या है वो अभी 395 है। वो किस प्रकार से है, तो हमने अपने पेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जिससे हम काफ़ी इफेक्टिव तरीके से इस टॉपिक को समझ सकें। मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको पहले से, जो संविधान के भाग हैं उनको डिटेल में या उनके आर्टिकल्स को रटने की या उनको याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताते चलूंगा कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन बनता है। फिर भी अपनी समझ को बेहतर करने के लिए हम पूरी डिटेल में इसको देखेंगे। सोचिए कितनी ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो हम पढ़ते रहते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, विधानसभा, लोकसभा, उसको हम देखेंगे आखिर वो संविधान में दिए कहाँ पर हैं। इसलिए आप दिमाग पर जोर डाले बिना वीडियो को आराम से देखकर एंजॉय कीजिए। इसमें पहला पार्ट है हमारा, वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी कि इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया गया है कि हमारा जो देश है वह अखंड भारत है, वो राज्यों से मिलकर बना हुआ है, कोई भी राज्य उससे अलग नहीं हो सकता। किस प्रकार से हमारा देश नए राज्य क्षेत्रों को अर्जित करता है, उनके नाम और सीमा में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो ये सारा मैटर यहाँ पर पहले भाग में दिया गया है। पहला भाग है वो अनुच्छेद का 1 से 4 तक कवर करता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है, कौन भारत का नागरिक होगा, नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी और नागरिकता को किस प्रकार से छीना जाएगा। हमारे भारत में एकल नागरिकता है, आप जानते ही होंगे। तो वो सारे रूल्स को भाग 2 में बताया गया है, और जो भाग 2 है वो आर्टिकल 5 से 11 तक कवर करता है। उसके बाद आता है नंबर भाग 3 का। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। उसके बाद आता है पार्ट 4। पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हमारे सामने राज्य की आदर्श परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं कि राज्य को कल्याणकारी किस प्रकार से बनाया जाए। ये वाला पार्ट 36 से 51 तक आर्टिकल कवर करता है। और इसी में एक और बाद में संविधान में संशोधन करके एक और पार्ट जोड़ा गया। कौन सा पार्ट जोड़ा गया? पार्ट जोड़ा गया 4th का, जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 51 का में सारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो इस शुरुआत के जो 4 भाग हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है कि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बने। इसके बाद के जो पार्ट हैं, उनसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ना के बराबर हैं। फिर भी हम इसको देखते हैं। 5वां पार्ट है हमारा संघ सरकार। संघ की सरकार का मतलब है केंद्र स्तर पर हमारी सरकार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें आपके 5 अध्याय दिए गए हैं। पहले अध्याय में कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, उन सब के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। अध्याय 2 में संसद के बारे में बताया गया है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका मतलब केंद्र की न्यायपालिका। इसका मतलब है यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, उसकी शक्तियां, उसके दायित्वों के बारे में वर्णन यहाँ पर किया गया है। और अध्याय 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के बारे में बताया गया है। जो भाग 5 है हमारा, वो अनुच्छेद 52 से 151 तक कवर करता है। उसके बाद है हमारा भाग 6। तो भाग 6 बिल्कुल भाग 5 की तरह ही है। इसमें संघ सरकार के बारे में बताया गया है, इसमें राज्य स्तर पर राज्य सरकारों के बारे में बताया गया है। इसमें आपके 6 अध्याय आते हैं, सेम उसी तरीके से। अध्याय 1 में है साधारण। साधारण का मतलब यहाँ पर राज्य की परिभाषा दी हुई है। अध्याय 2 में है आपका कार्यपालिका। यहाँ पर संघ की कार्यपालिका थी, यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका है। राज्य की कार्यपालिका मतलब राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अध्याय 3 है वो राज्य के विधानमंडल के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पर संसद के बारे में बताया गया था, वैसे यहाँ पर राज्य के विधानमंडल के बारे में बताया गया है।
उसके बाद है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। उसके बाद आता है राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। उसके बाद अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों को मतलब जो उच्च न्यायालय के नीचे काम करते हैं, जैसे कि जिला न्यायालय, सेशन कोर्ट, ये सब अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। जो भाग 6 है हमारा, वो आपका आर्टिकल 152 से 237 तक कवर करता है। इसके बाद नंबर आता है भाग 7 का। तो भाग 7 अब तो निरस्त हो चुका है, मतलब संविधान से इसको हटाया जा चुका है, लेकिन इसमें था क्या? इसमें था पहली अनुसूची के खंड खा के राज्य। ये पहली अनुसूची के खंड खा के राज्य क्या है? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हम पर अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा था। उसी के बेसिस पे संविधान सभा ने भी उनको जैसे कि तैसे 4 पार्ट्स में रखा था। लेकिन अब तो आप जानते हैं हमारे भारत में 2 ही तरीके के राज्य एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो राज्य होंगे या तो केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इसके अलावा राज्यों की कोई भी कैटेगरी हमारे पास नहीं है। तो इस भाग को अब निरस्त किया जा चुका है, यानी कि इसको संविधान से अब हटाया जा चुका है। और इसमें एक आर्टिकल दिया गया था, आर्टिकल 238, जो कि अब निरस्त किया जा चुका है। इसके बाद आता है भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। वही सारे केंद्र शासित प्रदेश, मतलब दादरा नगर हवेली, दिल्ली, पुदुचेरी, दमन एंड दीव, तो इन सब के बारे में भाग 8 में डिस्कस किया गया है। और भाग 8 है हमारा, वो आर्टिकल 239 से 242 तक कवर करता है। 238 तो अब निरस्त हो चुका है, तो 237 के बाद डायरेक्ट आ जाता है 239 आर्टिकल। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग भाग 9 के बारे में। भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। देखिए, जब हमारा मूल संविधान बना था, तो उसमें पंचायतों वाले भाग में केवल एक आर्टिकल था। कौन सा आर्टिकल था? 243। लेकिन बाद में जब स्थानीय स्वशासन कायम हुआ, शक्तियों का विभाजन निचले स्तर पर करने की जब जरूरत महसूस हुई, तो हमारे संविधान में संशोधन करके इस भाग को काफी विस्तृत बना दिया गया और इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स भी जोड़े गए हैं। पहले तो इसमें एक ही आर्टिकल था 243, लेकिन बाद में 243 का खा गा करके बहुत सारे आर्टिकल इसमें जोड़े गए। लगभग 16 आर्टिकल इसमें जोड़े जा चुके हैं। फिर बाद में संविधान संशोधन करके इसी वाली कैटेगरी में एक और खंड जोड़ा गया, यानी कि संविधान का एक और भाग जोड़ा गया, नगर पालिकाएं। और इसी की तरह एक अन्य भाग भी जोड़ा गया, उसका नाम है सहकारी समितियां। तो जो नगर पालिकाएं हैं, वो आर्टिकल आपका 243 ता से 243 या 6 तक कवर करती हैं, और सहकारी समितियां हैं वो 243 या जा से 243 या ना तक कवर करती हैं। नगर पालिकाएं आप जानते हैं शहरी स्तर पर गठित की जाती हैं, उनके कार्य एवं शक्तियां क्या होंगी उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सहकारी समितियों को समझ लीजिए, ये एक ऐसी समिति होती है, एक ऐसी संस्था होती है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसके अंदर एक तरीके के टैलेंट है, लेकिन उसके पास इतना कम पैसा है कि वो अपनी फैक्ट्री नहीं खोल सकता। दूसरे व्यक्ति के पास पैसा है, या उसके पास कोई दूसरा स्किल है जिसका किसी विशेष कार्य में जरूरत पड़ने वाली है, तो वो सारे व्यक्ति मिलकर एक संस्था खोल लेते हैं। तो इसी संस्था को सहकारी समिति कहते हैं, और इस तरीके से सभी की हेल्प हो जाती है। नगर पालिकाओं वाले सेक्शन में आपके 18 आर्टिकल्स हैं और सहकारी समितियों में आपके 12 आर्टिकल्स हैं। तो ये वाला भाग काफ़ी लंबा खिंचकर हो गया है। इसमें आपके 3 भाग सम्मिलित हो चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है भाग 10 का। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, जिससे अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनके लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचे, उनके लोगों का कल्याण हो सके। इस सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो भाग जो 10 है हमारा, वो आपका आर्टिकल 244 से 244 का तक कवर करता है, यानी कि इसमें 2 ही आर्टिकल दिए गए हैं। उसके बाद भाग 11 में आपका संघ और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में बताया गया है। संघ और राज्यों के बीच 2 तरीके के संबंध होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका विधायी संबंध और दूसरा होता है प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध से मतलब है, मान लीजिए संसद ने केंद्र स्तर पर कोई कानून बनाया है, तो उसको बाकी सारे राज्यों में लागू करना इस अध्याय के अंतर्गत आता है, यानी कि विधायी संबंधों के अंतर्गत आता है। कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता, संधि या करार हुआ है, तो समझौता या संधि तो केंद्र स्तर पर ही होता है। बड़े बड़े अधिकारी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री करते हैं। उसमें नाम तो राष्ट्रपति का ही लिया जाता है, लेकिन जो कानून होती है वो तो संसद ही बनाती है। लेकिन उसको राज्य स्तर पर लागू करना विधायी संबंधों के अंतर्गत आता है। और भी इसी तरीके के बहुत सारे आर्टिकल्स में दिए गए हैं। हम यहाँ केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इसको समझ रहे हैं कि किस प्रकार के संबंध ये होते हैं। डिटेल में हम लोग यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी तरीके के संबंध होते हैं, वो है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध में बताया गया है कि केंद्र का जो होता है वो राज्यों पर नियंत्रण होता है प्रशासनिक रूप से। प्रशासनिक संबंधों में और भी है, जैसे कि केंद्र है जो हमारा संघ, वह राज्य को किसी स्पेशल कार्य करने के लिए पावर दे सकता है। और इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय नदियां होती हैं, उनके जल को लेकर जो राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद का निपटारा भी यहाँ पर प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत केंद्र करता है।
कोई ऐसी विधि बनाकर या कोई ट्रिब्यूनल बनाकर जिसको दोनों राज्य मानते हैं। तो भाग 11 है हमारा, वो अनुच्छेद 245 से 263 तक कवर करता है। उसके बाद नंबर आता है भाग 12 का। भाग 12 में आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है। जो भाग 12 है वो आपका काफ़ी विस्तृत है। ये आपका आर्टिकल 264 से 300 क तक कवर करता है और इसमें आपके 4 अध्याय शामिल हैं। पहला अध्याय है वित्त, दूसरा अध्याय है ऋण लेना, तीसरा अध्याय है संपत्ति और संविदाएं, चौथा अध्याय है आपका संपत्ति का अधिकार। जो पहला अध्याय है वित्त, यानी कि आप समझ रहे हैं मनी, यानी कि पैसे से रिलेटेड है। राज्यों द्वारा कर लगाना, उनकी उगाही करना इसके अंतर्गत आता है। और भी इसमें आप देखिए आकस्मिकता निधि है, संचित निधि है, वो सब भी इसी वाले सेक्शन में आती हैं। इसके अलावा जीएसटी से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं वो भी इसी के अंतर्गत बनाए गए हैं। और इसी में वित्त आयोग आता है आपका आर्टिकल 280 के अंतर्गत। और इसके बाद आता है अध्याय 2। ये आपका अध्याय 2 ऋण लेने से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा उधार लिया जाना या राज्य सरकार द्वारा उधार लिया जाना, उन सब नियमों को इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार से भारत सरकार किसी अन्य संस्था से या विदेश से उधार लेगी। और इसी तरीके से अध्याय 3 में संपत्ति के बारे में बताया गया है कि राज्य के अंडर में कौन कौन सी संपत्तियां आएंगी। मान लीजिए समुद्र तटीय कोई इलाका है, केरल तमिलनाडु वाला, तो उसके तटों के आसपास का जो जलमग्न क्षेत्र है वो भी राज्य की संपत्ति के अंतर्गत ही आएगा। वहां पर कोई स्पेशल कोई खनिज मिल जाता है, कोई पेट्रोलियम मिल जाता है, तो वो सारा भी राज्य की संपत्ति के अंतर्गत आएगा। इन सब का वर्णन अध्याय 3 में किया गया है। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार बताया गया है। आप जानते हैं मूल अधिकारों से हटाकर इस संपत्ति के अधिकार को यहाँ अध्याय 4 में रख दिया गया है और आर्टिकल 300 का में संपत्ति का अधिकार दिया गया है। इसमें बताया गया है कि राज्य बिना किसी नियम के आपसे संपत्ति को छीन नहीं सकता। इसके बाद नंबर आता है हमारा भाग 13 का। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किस प्रकार से व्यापार किया जाएगा, किस प्रकार से चीज़ों की आवाजाही होगी, इसके बारे में भाग 13 में बताया गया है। तो भाग 13 है आपका आर्टिकल 301 से 307 तक कवर करता है। इसके बाद आता है भाग 14 का नंबर। तो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें 2 प्रकार की सेवाएं आती हैं। अध्याय पहले में सेवाएं दी गई हैं और अध्याय सेकंड में लोक सेवा। लोक सेवा आयोग तो जानते ही हैं आप, यूपीएससी और स्टेट पीएससी वगैरह, यानी कि जो आईएएस पीसीएस बनते हैं उनके बारे में यहाँ उनके दायित्व एवं कर्तव्यों के बारे में डिस्कस यहाँ पर किया गया है। सेवाओं से अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है कि उनकी पदावधि क्या होगी, उनके कार्य क्या होंगे, दायित्व क्या होंगे, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। भाग 14 है वो हमारा 308 से 323 तक कवर करता है। इसी में एक और भाग जोड़ा गया है आपका भाग 14 का। इसका नाम क्या है? अधिकरण। अधिकरण का मतलब समझिए, अधिकरण का मतलब होता है जैसे कि ट्रिब्यूनल समझते हैं आप। जैसे कि किन्हीं 2 राज्यों के बीच कोई एक नदी बहती है तो उसके जल को लेकर दोनों राज्यों में विवाद हो जाए या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, तो उसका निपटारा करने के लिए हम लोग एक ट्रिब्यूनल बना देते हैं, यानी कि अधिकरण बना देते हैं। या जैसे कि देख लीजिए अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, तो इन सबको क्यों बनाया जाता है? जिससे कि जो छोटे छोटे मामले हैं वो सभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ना पहुंचे। ये वाला भाग आपका आर्टिकल 323 का से 323 खा तक कवर करता है, यानी कि इसमें 2 आर्टिकल दिए गए हैं। उसके बाद नंबर आता है भाग 15 का। तो भाग 15 आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका निर्वाचन इलेक्शन से रिलेटेड है। ये आपका आर्टिकल 324 से 329 का तक कवर करता है। जितने भी महत्वपूर्ण चुनाव हैं वो सब निर्वाचन आयोग ही करवाता है। तो इस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में भी डिस्कस किया गया है, उसके कार्य एवं शक्तियाँ क्या होंगी, वह किस प्रकार से चुनाव कंडक्ट कराएगा, जिससे कि हमारे लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सकें। इसके बाद नंबर आता है हमारा भाग 16 का। तो भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं। कौन से वर्गों से संबंधित? जैसे कि आप देख लीजिए अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ओबीसी है, आंग्ल भारतीय समूह है, तो उन सब के बारे में यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। इसी भाग के अंतर्गत आर्टिकल दिए गए हैं जिनके अंतर्गत हम लोग अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, इन सब के बारे में यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं। तो ये वाला भाग है आपका आर्टिकल 330 से 342 का तक कवर करता है। इसके बाद नंबर आता है हमारा भाग 17 का। तो भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें आपके 4 अध्याय हैं। अध्याय फर्स्ट में आपके संघ की भाषा है, यानी कि केंद्र की क्या भाषा होगी। अध्याय सेकंड में प्रादेशिक भाषा, यानी कि राज्य स्तर पर किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अध्याय थर्ड में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में बताया गया है कि आप किस भाषा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जनरली इनकी जो कार्यवाही है वो अंग्रेजी में ही की जाती है, लेकिन अगर कोई स्पेशल भाषा है तो स्पेशल भाषा में उसका अनुवाद करके रिपोर्ट निकाल दी जाती है। अध्याय 4 में आपके विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसका क्या मतलब है?
विशेष निर्देश से आपका मतलब है हिंदी भाषा के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए कुछ स्पेशल नियम बनाए जाएं, तो उन सबको अध्याय 4 में रखा गया है। जो भाग 17 है हमारा, वो आर्टिकल 343 से 351 तक कवर करता है। उसके बाद भाग 18 आता है हमारा। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं, तो इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते ही। इसमें 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। इसके बाद आता है भाग 19। भाग 19 में प्रकीर्ण दिया गया है। अब ये प्रकीर्ण क्या होता है? देखिए, आप प्रकीर्ण का मतलब भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? याद कीजिए, आपने पढ़ा है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव या फैलाव। आप जानते ही हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है, प्रकाश की एक किरण प्रिज्म से निकलती है तो वो विभिन्न भागों में बढ़ जाती है, यानी कि एक से ज्यादा भागों में बढ़ जाती है। यानी कि एक किरण यहाँ से गई, एक से ज्यादा में बढ़ गई, तो प्रकीर्णन का मतलब समझ रहे हैं आप, बिखराव या फैलाव। तो संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं जिनको कहीं स्पेशली नहीं बताया गया है, उन सारे आर्टिकल्स को यहाँ पर प्रकीर्ण में रखा गया है। यानी कि सारे बिखरे हुए आर्टिकल्स जो हैं, स्कैटर्ड यानी कि प्रकीर्ण अनुच्छेद, उन सबको प्रकीर्ण वाले भाग में रखा गया है, यानी कि भाग 19 में रखा गया है। इसमें आता क्या क्या है? जैसे कि इसमें बताया गया है लाभ का पद क्या होता है। आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या कोई भी पदाधिकारी भारत में नियुक्ति लेने से पहले लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या होता है उसको यहाँ डिफाइन किया गया है। और इसके अलावा जो पहले होता था, लोग राजा महाराजा अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधि रखते थे, उनका जो नाम होता था वो कम से कम 20 लाइनों का हो जाता था। तो उस सबको यानी कि उपाधियों का अंत भी इसी वाले भाग में आर्टिकल दिया गया है। आप समझ रहे होंगे जो आर्टिकल्स बिखरे हुए हैं उन सबको यहाँ पर कवर किया गया है। बिखरे हुए से मतलब ये सारे आर्टिकल्स एक तरीके के नहीं है। ये वाला आर्टिकल आपका 361 से 367 तक कवर करता है। भाग 20 है हमारा, वो है आपका संविधान का संशोधन। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक ही आर्टिकल कवर करता है, वो है आपका आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368। इसके बाद नंबर आता है भाग 21 का। भाग 21 में आपके अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। इसमें कुछ इस तरीके के नियम हैं जिन पर मान लीजिए कि संसद कानून बनाती है, और संसद इस तरीके से कानून बनाती है जैसे कि वे समवर्ती सूची के विषय हों, और इसमें आपके राज्यों से रिलेटेड विशेष प्रावधान भी किए जाते हैं। और इसी वाले भाग के अंतर्गत राष्ट्रपति को पहली और चौथी अनुसूची में कोई आकस्मिक कारण पड़ जाए तो उसके कारण पहली और चौथी अनुसूची में संशोधित करने का भी अधिकार है। भाग 21 आपका आर्टिकल 369 से 392 कवर करता है। उसके बाद अंतिम है आपका भाग 22। भाग 22 में आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताया गया है। संक्षिप्त नाम का मतलब शॉर्ट में लिखना, यानी कि अनुच्छेद को पूरा ना लिख के केवल आ बनाकर बिंदी रख देना, इसको कहते हैं संक्षिप्त नाम। और उसके बाद हिंदी में पाठ, यानी कि पूरी जो संविधान की बुक है उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाएगा। और निरसन, निरसन का मतलब है निरस्त करना। किन चीजों को निरस्त करना? तो जो भी अधिनियम हमारे यहाँ संविधान लागू होने से पहले लागू थे, जैसे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो निरसन में बताया गया है कि संविधान के लागू होने के साथ साथ वो सारे अधिनियम भी यहाँ पर निरस्त हो जाते हैं जो इससे पहले भारत में लागू होते थे। इसके बाद नंबर आता है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, परीक्षा में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसको आपको पूरा तो याद नहीं करना है, तो देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इंपॉर्टेंट में आपका जो है भाग 1 से लेके भाग 4 तक इंपॉर्टेंट, यानी कि भाग दूसरा, तीसरा और चौथा। और उसके साथ साथ ये चौथे का भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद सीधा क्वेश्चन आता है भाग 15 से, और उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है राजभाषा से, आपात उपबंध से और संविधान संशोधन से। इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।